Hello everyone, welcome back to my channel Campus Classroom. I am खुशबू, स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब तक हम लोग इसके दो पार्ट्स कर चुके हैं जिसमें मैं इंटरप्रेन्योर क्या होता है, उसके नीड्स, फंक्शंस, एडवांटेजेस इन सब की बात कर चुकी हूँ। इंटरप्रेन्योर माइंडसेट की बात कर चुकी हूँ और लास्ट क्लास में हम लोग क्वालिटीज़ की भी बात कर चुके हैं इंटरप्रेन्योर की। आज की क्लास में हम नया टॉपिक करने वाले हैं जो है प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप। इससे पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर कहना चाहती हूँ, अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो डाउट कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं कि आप पीडीएफ चाहते हैं, तो मैं पीडीएफ जो अपने टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दूंगी। तो अब आज की बात करते हैं, आज के टॉपिक की, प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योरशिप के ये कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप, सेल्फ डिस्कवरी, आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज, जनरेटिंग एंड एवेल्युएटिंग आइडियाज, प्लानिंग, रेजिंग स्टार्टअप कैपिटल, स्टार्टअप ग्रोथ, हार्वेस्ट। जो फर्स्ट स्टेप है वो है सेल्फ डिस्कवरी, यानी कि सबसे पहले इंटरप्रेन्योर को अपने बारे में पता लगाना चाहिए कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस, उसे किस चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, वो कौन से काम को करना ज़्यादा पसंद करता है। क्योंकि हमें भी कहता है ना 11th पर क्या कहते हैं कि तुम वो स्ट्रीम चूज करो जिसको तुम इंजॉय करो, तुम वो कोर्स चूज करो जिसके में तुम्हें इंटरेस्ट हो। 10th तक कंपलसरी होता है, बट उसके बाद क्या होता है, हमारी अपनी मर्जी होती है, हम जो करना चाहते हैं, हमें जो पसंद है हम वो चूज कर सकते हैं। तो वैसे ही सेल्फ डिस्कवरी में इंटरप्रेन्योर को अपने बारे में जानना होता है कि उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं और वो किस तरह से किस फील्ड में अच्छा काम कर सकता है। आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज़। अब इंटरप्रेन्योर ने अपने तो स्ट्रेंथ वगैरह पता कर लिया, उसे पता चल गया कि उसे किस फील्ड में इंटरेस्ट है। अब वो लोगों के बारे में पता करेगा कि लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, लोग किस चीज़ को लेकर चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, ताकि वो एक अच्छा सा और बेहतरीन सॉल्यूशन निकाल सके उनके उस प्रॉब्लम के लिए, कोई ऐसी प्रोडक्ट को लॉन्च कर सके जो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। जनरेटिंग एंड इवेल्युएटिंग आइडियाज़। इस स्टेप में वो अपने क्रिएटिविटी और अपने जितने भी पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं उनका इस्तेमाल करके एक ऐसा सॉल्यूशन निकालता है प्रॉब्लम के लिए और फिर उसको एक वे में ले जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप है प्लानिंग। इस स्टेप में इंटरप्रेन्योर सारी रिसर्च कर लेता है, अपना प्लान्स बना लेता है, स्ट्रेटेजी बना लेता है, सब कुछ जान लेता है कि उसे किस तरह से क्या करना होगा। प्लानिंग के बारे में तो हम सबको पता है ना, हम सभी 11th में पढ़ चुके हैं, बिजनेस स्टडीज़ में हमारे बीकॉम के भी पिछले कोर्सेज में पढ़ चुके हैं, मतलब पिछले सेमेस्टर्स में पढ़ चुके हैं इसके बारे में ईजिली कि प्लानिंग एग्जैक्टली होता क्या है। देन रेजिंग स्टार्टअप कैपिटल। इसमें वो इन्वेस्टर्स को जोड़ने की कोशिश करता है। अब अगर कोई रिच फैमिली से बिलोंग करता है, अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करता है, या फिर उसने बहुत पहले से ही अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसे इकट्ठे करने शुरू करती है, तो उसके लिए तो बहुत ईजी है। अदरवाइज अगर कोई नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान शुरू करने की सोचता है तो उसे तो पहले इन्वेस्टर चाहिए होगा ना, ऐसा कोई जो उसके उस बिजनेस में पैसे लगा सके, उसकी फाइनेंशियली हेल्प कर सके। तो उसके लिए वो इन्वेस्टर्स वगैरह को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, अपनी बिजनेस प्लान्स लोगों के साथ शेयर करते हैं। नेक्स्ट वन, स्टार्टअप। अब स्टार्टअप कैपिटल तो उन्होंने रेज कर लिया, अब उसके बाद वो जो है अपना बिजनेस जो है लॉन्च करता है, लोगों के लिए एक ऐसी जगह बनाता है जहाँ से वो लोग उसकी सर्विसेज को एंजॉय कर सके। जैसे कि कोई अगर इंस्टीट्यूट खोल रहा है तो वो अपने इंस्टीट्यूट का उससे ब्रांच बना लिया, प्लानिंग कर लिया, उसके लिए पैसे ले लिया, इंस्टीट्यूट का ब्रांच खोल लिया जहाँ स्टूडेंट्स आ सके, जहाँ से वो लोग कांटेक्ट कर सके। ठीक है। नेक्स्ट वन, ग्रोथ। सब कुछ खुलने के बाद क्या होना चाहिए, बिजनेस का बढ़ना चाहिए। अब नए नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से, यानी कि हमारा इन्वायरमेंट अभी किस लेवल पे चल रहा है, क्या क्या नई नई चीज़ें आ रही हैं मार्केट में, क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही है, उसको यूज़ कर अपने बिजनेस को ग्रोथ करना, उसको आगे बढ़ाना। अब फार्मर्स का एग्जाम्पल लेता है। पहले फार्मर्स क्या करते थे, बैलों की मदद से, इन सब की मदद से हार्वेस्ट क्या करते, खेत जोता करते थे। बाद में ट्रैक्टर्स आ गए, अब तो हर चीज़ के लिए ट्रैक्टर और मशीनरीज होती हैं, यहाँ तक कि फसल काटने तक के लिए हर चीज़ के लिए मशीन का यूज़ करते हैं। अगर फार्मर अच्छी खासी, मतलब उसकी फार्मर की अगर के पास पैसे अच्छे हो तो उसने हर चीज़ों के लिए अब मशीनरीज ले लिए। इसका मतलब है ना कि वो अपने आप को डेवलप कर रहा है इन मार्केट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वन, हार्वेस्ट। बिजनेस को चला लिए, जितना समय आपको चलाना था, आपको जितना उससे कमाई करनी थी कर ली, अब आप उसी बिजनेस को करके थक चुके हो, तो उसका हार्वेस्ट का मतलब है यहाँ पर अपने बिजनेस को बेच देना।
या तो अपने बिजनेस को किसी और को बेच दिया है, या तो उसे पूरी तरह बंद कर दिया है। या फिर आप अब कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, आपने पैसे कमा लिया, आपने वो बिजनेस कर लिया, अब आप चाह रहे हो कि अब मैं इस बिजनेस को बंद करके कुछ दूसरा बिजनेस करूं उस पैसों से, तो ये भी हार्वेस्ट होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। थ्योरी का मतलब क्या है? थ्योरी का मतलब है किसी की दूसरे रिलेशनशिप्स, बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को इकट्ठा करके उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है ये समझना। Entrepreneurship has been explored through diverse theories by economists, sociologists and psychologists. बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने, सोशियोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारी थ्योरीज के थ्रू गुजरे थे एग्जैक्टली एंटरप्रेन्योरशिप क्या है ये जानने के लिए। तो हम बात करते हैं। फर्स्ट थ्योरी इज इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी। इस थ्योरी को जो इसने इंट्रोड्यूस किया था उनका नाम था जोसेफ एलॉयस कंप्यूटर। कंप्यूटर्स का सेंट्रल आइडिया क्या था? क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, यानी कि कुछ नया, कुछ क्रिएटिव करना। इसके अकॉर्डिंग क्या है ना, इनके अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योर्स जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे इनोवेशंस को सिस्टम में लाने के लिए। यानी कि इनका मतलब ये था कि ज़्यादातर जो लोग इनोवेशंस ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं, नई नई चीज़ें ला सकते हैं, वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। These innovation can take various forms including new technology, product, production methods और organization structure। यानी कि क्या मतलब था कि जो इनोवेशंस है ये बहुत सारे तरीके से हो सकते हैं। या तो कोई नई टेक्नोलॉजी ला सकता है, कोई नई प्रोडक्ट ला सकता है, कोई और बहुत सारी नई नई चीज़ें डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो हमारे देश के इकोनॉमिक प्रोग्रेस को अच्छे इनोवेशन के थ्रू बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते थे। The concept of creative destruction remains a fundamental aspect of understanding how economies evolve and grow over time। जो कंसेप्ट है इन क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का वो एक फंडामेंटल एस्पेक्ट रहा है ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि जो इकोनॉमीज जो है वो किस तरह समय समय पे बदलती रहती है और बढ़ती रहती है। जो स्पेसिफिक फंक्शंस थे वो इनके थ्रू ये थे। पहला, इन्वेंशन, आइडिया क्रिएट करना टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट को क्रिएट करना। इनोवेशन, आप उस जो आपने जो तरीके क्रिएट किए हैं आइडियाज़ उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करना। रिस्क टेकिंग, यानी कि एंटरप्रेन्योर्स जो है वो रिस्क लेने के लिए तैयार है, अपने बिजनेस को जो है वो लॉन्च करके जितने भी अनसर्टेनिटीज़ हैं उन सबको वो फेस करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट जो था वो था इकोनॉमी एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी। इसे लॉन्च किया इसे जिसने इंट्रोड्यूस किया था उनका नाम था रिचार्ड कैंटिलॉन। ये एक इरिश फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने डिस्क्राइब किया था एंटरप्रेन्योर्स को प्रोड्यूसर और एक्सचेंजर्स दोनों के रोल में, यानी कि ये क्रिएट भी करते हैं और समय समय पर ट्रांजैक्शंस यानी कि चेंजेस भी करते रहते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं। इन्होंने डिफाइन किया था कि इंडिविजुअल वो अकेला इंसान होता है जो रिस्क टेक करता है या अगर कोई भी मार्केट प्लेस में प्रॉफिट अर्न करने के लिए। इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था डायनामिक नेचर ऑफ मार्केट एंड द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन ब्रिंगिंग अबाउट मार्केट इक्विलिब्रियम। यानी कि इन्होंने ये देखा था कि किस तरह जो मार्केट है वो एक डायनामिक नेचर का, यानी समय समय बदलता रहता है, और उसी तरह एंटरप्रेन्योर्स भी उसी के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें जो है वो ब्रेक अप करते रहते हैं। Entrepreneurs adjust their activities based on changing market conditions, contributing to overall balance of supply and demand। Entrepreneurs क्या थे, वो अपने एक्टिविटीज़ को एडजस्ट करते रहते थे टाइम के साथ, जिस तरह से मार्केट कंडीशंस चेंज होती थी और जिस तरह से सप्लाई और डिमांड का बैलेंस बनाकर। यानी कि अगर चीज़ों की डिमांड ज़्यादा है तो ही सप्लाई ज़्यादा होगी, तो उसी अकॉर्डिंग वो जो थे उस चीज़ को प्रोड्यूस करते थे। अगर किसी भी चीज़ की डिमांड कम हो जाती थी मार्केट में तो वो कोशिश करते रहते थे कि हम ऐसा कुछ लाएं नया जिसकी डिमांड वापस से मार्केट में हो बढ़ जाए। की एलिमेंट्स क्या थे इनके की एलिमेंट्स थे कि एंटरप्रेन्योर जो वो रिस्क बियरर होता है। ये आई थिंक ये तो सबका ही होगा कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो इंसान होते हैं जो रिस्क लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, अगर प्रॉफिट हुआ तो भी इनकी जिम्मेदारी, लॉस हुआ तो ये भी इनकी जिम्मेदारी। रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन रिसोर्स एलोकेशन, कोई भी सामान चाहिए, कुछ भी चीज़ें चाहिए, उसको एलोकेट करने का काम किसका होता है? एंटरप्रेन्योर का। एंटरप्रेन्योर अलर्टनेस, यानी कि वो पूरे टाइम जो है अलर्ट रहता है कि अब हमें ऐसा मार्केट लेवल पर वो अलर्ट रहता है कि हाँ मार्केट में अब इस चीज़ की ज़रूरत है, अब इस चीज़ की नहीं है, अपडेटेड रहते हैं पूरी तरह से। टाइम एंड अनसर्टेनिटी, उन्हें पता होता है कि उन्हें अपने बिजनेस को कितना टाइम देना है और क्या जो अनसर्टेनिटी है वो भी बहुत नॉर्मल होता है बिजनेस में।
नेक्स्ट टॉपिक इज सोशियोलॉजिकल इंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी। ये मैक्स वेबर ने फॉर्मुलेट की थी, जो कि एक सोशियोलॉजिकल इंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी है। इसके अंदर क्या था कि जो इम्पोर्टेंस था कि सोशल एक्सेप्ट्स को कंसीडर करना, यानी कि हमारे कस्टम्स को, कल्चर को और जो रिलीजियस बिलीफ्स है उसको ध्यान में रखकर कुछ भी करना। अकॉर्डिंग टू वेबर, entrepreneurs should align with societal systems for both personal and startup development। यानी कि जो इंटरप्रेन्योर है उन्हें सोशलाइटल सिस्टम्स के साथ अलाइन करके चलना चाहिए अपने पर्सनल और स्टार्टअप डेवलपमेंट दोनों के, यानी कि खुद का डेवलपमेंट भी होना होगा उससे, और आप जो भी बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो उसका भी डेवलपमेंट होगा। द 1980s saw the emergence of the theory of social change attributed to Max Weber। जो भी 1980s में जो देखा गया था कि सोशल चेंज की जो ज़रूरत है वो किसकी वजह से था, मैक्स वेबर, हाईली इन्फ्लुएंशियल सोशल थिंकर ऑफ दिस हिज टाइम। वो अपने टाइम के बहुत ही बड़े इन्फ्लुएंशियल सोशल थिंकर थे। दिस थ्योरी रिवॉल्व्स अराउंड द इंटरप्ले ऑफ रिलीजन एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। टू delve into this theory comprehensively, the scholar posits that religious beliefs significantly shape the evolution of entrepreneurship। यानी कि क्या कि जो हमारी जो थ्योरी है वो हमारी जो भी बिलीव्स है, रिलीजियस बिलीव्स, वो इवोल्यूशन ऑफ एंटरप्रेन्योर की को शेप देने का काम करेंगे। Weber extended his entrepreneur theory to Indian society, asserting that Hinduism, the prevalent religion in India, lacked the spirit of capitalism, consequently in elucidating the emergence of modern entrepreneurial traits. This theory poses that religious and ethical perspectives serve as decisive factor. Moreover, it contends that individuals and societies dominated by capitalistic principles are more likely to exhibit entrepreneurial qualities। यानी कि ओवरऑल इसका पूरा मतलब सिर्फ ये है कि जो भी वो काम करते थे वो रिलीजन ऑफ इंडिया को ध्यान में रखते हुए करते थे। अगर इंडिया की इंटरप्रेन्योर्स हैं तो कि वो ऐसा कुछ भी ना करे जिसको लेकर जो हमारे कस्टमर्स हैं, यानी इंडिया के जो सिटीजन्स हैं, उन्हें बुरा फील हो, उन्हें लैक ऑफ स्पिरिट फील हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज साइकोलॉजिकल इंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी। इससे पहले वाला जो था वो सोशियोलॉजिकल था और ये जो है वो साइकोलॉजिकल थ्योरी है। साइकोलॉजिकल थ्योरी के मेन 3 कंपासेस थे जो कि फोकस करते थे मेनली तो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योर, यानी कि एंटरप्रेन्योर की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है। रिसर्चर एंड स्कॉलर इन द फील्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप साइकोलॉजी यूटिलाइज this theoretical framework to gain insight into the intricate psychological dimension of entrepreneurship. By understanding these psychological aspects, the theory aims to provide valuable knowledge for fostering entrepreneurial development, enhancing entrepreneurial education, and informing policies that support entrepreneurship। यानी कि क्या था, इसमें मेनली जो फोकस किया गया था वो एंटरप्रेन्योर के कैरेक्टरिस्टिक पे फोकस किया गया था। इस चीज़ को देखा गया था कि जो एंटरप्रेन्योर जो है वो आगे की चीज़ों को किस तरह से देखते हैं, उनके पास क्या नॉलेज है जो उनके बिजनेस को सपोर्ट कर सके उसके डेवलपमेंट में, उनके पास अपनी चीज़ की कितनी एजुकेशन है, जो वो किस तरह से अपने एजुकेशन को और ज़्यादा इन्हेंस कर रहे हैं, और उन्होंने ऐसी कौन कौन सी पॉलिसीज़ इन्फॉर्म की हैं जो उनके बिजनेस को सपोर्ट करें। अब इसके की कंपोनेंट्स क्या थे, इंडिविजुअल ट्रेट्स, जैसे पहले बोला उनकी अपने खुद की क्वालिटीज़, कॉग्निटिव प्रोसेसेस, मोटिवेशनल फैक्टर्स, इमोशनल एक्सेप्ट्स और इंटरप्रेन्योर आइडेंटिटी। नेक्स्ट इज द थ्योरी ऑफ नीड फॉर अचीवमेंट। ये इसके बाद हमारे एक थ्योरी और है। थ्योरीज का कंसेप्ट जो थोड़ा लंबा है, बट ज़रूरी नहीं है कि आपके पेपर में सारी थ्योरीज आएँ। आपको ऐसा भी कोई भी एक थ्योरी भी एक्सप्लेन करने के लिए कह सकता है, या फिर आपसे कह सकते हैं कि किसी भी एक, जैसे कि मैंने नाम इनसे पहले जो थ्योरीज थे उनका नाम थे जिन्होंने भी थ्योरीज जो इंट्रोड्यूस की थी, कह सकते थे कि जो मैक्स वेबर की थ्योरी क्या है वो बताओ, या जोसेफ स्कम्पिटर की थ्योरी क्या है वो बताओ। तो आपको उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के आंसर्स देने होंगे। एग्ज़ाम में क्वेश्चन के आंसर्स आप एग्जैक्टली किस तरह से लिखेंगे ताकि आपको मार्क्स अच्छे मिल सके, मैं आपको मैं उसका भी वीडियो मैं पेपर से पहले जो है वो डाल दूंगी कि परफेक्ट आप किस तरह से अपने आंसर्स को लिख सकते हो पेपर में। फिलहाल हम हमारे नए थ्योरी की बात करते हैं। इस थ्योरी का मेन ये था कि जो एंटरप्रेन्योर का जो सक्सेस हो वो एक परफेक्ट वे में हो, चलता रहे, उस अपने जितने भी उसे चैलेंजेस चाहिए आ रहे हैं उसके रास्ते में वो उन सबको पास करे, एक्सलेंस की तरफ बढ़े।
इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मेन जो फोकस इन लोगों ने कर रखा था वो था अचीवमेंट पर, यानी कि एंटरप्रेन्योर कुछ भी करे उससे उसमें अचीवमेंट मिलनी ही चाहिए। उसकी मेन जो मतलब उनका जो मेन ध्यान रहता था वो इंडिविजुअल को बेहतरीन बनाने में, उसकी जितनी भी पोटेंशियल है उसकी, उन सबको बाहर लाने में। यानी कि एंटरप्रेन्योर जो थे वो अपने पूरी पोटेंशियल के साथ अपने बिजनेस से ध्यान दें, ताकि किसी भी तरह से उन्हें बाद में जाके गिल्ट फील ना हो कि हाँ मैं ऐसा कर सकता था बट मैंने ऐसा नहीं किया। इसके जो की एस्पेक्ट्स है वह है मोटिवेशनल फोर्स, गोल ओरिएंटेशन, रिस्क टेकिंग प्रोपेंसिटी, feedback and recognition, and autonomy. Next one is the resource based entrepreneurship theory. इस थ्योरी का जो मेन फोकस रहता था वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज पे रहता था, क्योंकि किसी भी एंटरप्रेन्योर सक्सेस के लिए आपके पास जो भी रिसोर्सेज है उनका एक प्रॉपर मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। इनका जो ये जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क था वो एम्फसाइज करता था कि जो एक फर्म का जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, सस्टेन परफॉर्मेंस आर कंटीजेंट on the effective acquisition, deployment and leveraging of valuable resources। यानी कि जितने भी वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपरली यूज़ करना, उन्हें प्रॉपरली अप्लाई करना, ठीक है। It provides insights into how entrepreneur can create a sustainable competitive advantage by acquiring and deploying resources that are valuable, rare and difficult to replicate। की कंपोनेंट्स इसके क्या थे? यूनिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज, इंटरप्रेन्योर ओरिएंटेशन, डायनामिक कैपेबिलिटीज एंड रिसोर्स हेट्रोजेनिटी। यानी कि इसका जो मेन इंसाइट था वो ये था कि एंटरप्रेन्योर जो है वो एक ऐसा सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करे जिसके बाद जो भी रिसोर्सेज हैं जो वैल्यूएबल हैं और डिफ़िकल्ट है और मुश्किल से मिलते हैं, उन्हें एक प्रॉपर वे में स्टोर किया जा सके, प्रॉपर वे में यूज़ किया जा सके, मतलब उसको किसी भी तरह से मिसयूज़ ना हो। क्योंकि हमें सबको पता है जैसे कि आज के टाइम में क्या है, बहुत सारी ऐसी रिसोर्सेज है जो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, नेचुरल रिसोर्सेज। पर अब हम ये भी नहीं कर सकते कि उनका यूज़ बंद कर दे। अगर यूज़ बंद कर देंगे और वो ज़रूरी है तो काम नहीं चलेगा। बट हम ये भी नहीं कर सकते ना कि ऐसे पूरी तरह से ख़त्म कर दे कि हमारे फ्यूचर जनरेशन को पता ही ना चले कि वो क्या था। तो इसलिए उसका एक प्रॉपर वे में यूज़ करना भी एंटरप्रेन्योर की इस थ्योरी का मेन फोकस था। नेक्स्ट वन इज द रेलिवेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडियन सोसाइटी। यानी इंडियन सोसाइटी में क्या ज़रूरत है, क्या वैल्यू है एंटरप्रेन्योरशिप की। Entrepreneurship means creative and beyond thinking which focuses on mainly finding solution to various practical, financial and social problems। Entrepreneurship का मतलब क्या है कि क्रिएटिव और एक बाहर के लेवल की थिंकिंग, यानी कि जो नॉर्मल लोग नहीं सोच सकते उस लेवल की थिंकिंग करना और करके सॉल्यूशंस ढूंढना बहुत सारे प्रैक्टिकल, फाइनेंशियल और सोशल प्रॉब्लम्स के। यानी जो भी प्रॉब्लम्स हमारे देश में चल रहे हैं या फाइनेंशियली जो भी प्रॉब्लम्स हो, किसी पर्सन की पर्सनल प्रॉब्लम हो या सोशल प्रॉब्लम हो, मतलब जो आसपास के उसके लोग हैं, उसके फ्रेंड्स हैं, अगर उनकी भी कोई प्रॉब्लम हो, सोसाइटी की प्रॉब्लम, मेन बात की कोई सिर्फ अपने फ्रेंड के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता ना। सोसाइटी यानी बहुत सारे लोगों की जो प्रॉब्लम हो उस अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो उनके सॉल्यूशंस लाते हैं। सो एंटरप्रेन्योरशिप हेल्प सोसाइटी इन डीलिंग विद वेरियस बिजनेस रिलेटेड इश्यूज विद डिफरेंट बिजनेस स्ट्रेटेजीज। जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो सोसाइटी की हेल्प करता है बहुत सारे वेरियस बिजनेस से जुड़े हुए इश्यूज को सॉल्व करने में अपने नए नए और अलग अलग बिजनेस स्ट्रेटेजीज की हेल्प से। रेलिवेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप फॉर द इंडियन सोसाइटी आर इनोवेशन, यानी उनकी जो सोच है, इनोवेटिव सोच, क्रिएटिंग एंड शेयरिंग वेल्थ, कि वो लोग वेल्थ को क्रिएट भी करते हैं और शेयर भी करते हैं। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, कि वो लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करते हैं। जैसे ही नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो नए बिजनेस के स्टार्ट होते ही हमने नए बिजनेस के स्टार्ट किया, लोगों की ज़रूरत पड़ी हमें अपने बिजनेस में, हमने उसके लिए लोगों को हायर किया। अब लोगों को हायर करते ही बहुत सारे ऐसे जो लोग थे जिनके पास बिजनेस नहीं था उन सभी को बिजनेस मिल गया। नेक्स्ट वन इज बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, यानी कि एंटरप्रेन्योर जो है वो इंडियन सोसाइटी की हेल्प करता है एक रीजनल डेवलपमेंट में बैलेंस मेंटेन करने में। और जो एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं बिजनेस वेंचर इंडस्ट्रीज या कंपनीज के, वो उन एरियाज में काम करते हैं जो नॉट डेवलप्ड होते हैं, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत हो, जैसे कि रोड्स, एयरपोर्ट्स और इस तरह की, उसमें भी हेल्प हो जाती है। कोई नया बिजनेस स्टार्ट करेगा वो तो यही चाहेगा ना कि जहाँ पर भी वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वहाँ किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारे लोग क्या करते थे, अगर कोई हॉस्पिटल बनाता है तो वो साथ में ये भी कोशिश करता है ना कि उस हॉस्पिटल तक पहुँचने के लिए लोगों के पास रास्ता भी तो हो।
तो उसी उसी बहाने रोड पर काम हो जाते हैं, उसी बहाने आसपास की चीज़ों पर काम होते हैं। वहाँ अगर वो हॉस्पिटल अगर किसी ऐसे एरिया में बना रहा है जहाँ पर अच्छी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस नहीं है, तो उस जगह के लिए स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, वाटर सप्लाईज प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर वहाँ पे और भी बहुत सारी जो चीज़ें जो उस एरिया के लिए ज़रूरी पड़ जाती हैं, आपके उस बिज़नेस के लिए ज़रूरी है, वो कोशिश करते हैं कि उस बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ें हों, जो कि हमारे रीजनल डेवलपमेंट में हेल्प करती है। जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम, ऑब्वियस सी बात है, अगर हम कोई भी बिज़नेस बनाएँ मतलब लॉन्च करेंगे अपनी कंट्री में, तो वो हमारे कंट्री की जीडीपी की हेल्प करे को ग्रोथ में हेल्प करेगा। नेक्स्ट, एंटरप्रेन्योरशिप एज़ अ क्रिएटिव रिस्पॉन्स टू सोसाइटी प्रॉब्लम। हम पहली बात कर चुके, जो एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो सोसाइटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन रोल प्ले करते हैं। अब उसकी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एंटरप्रेन्योर थिंकिंग चैलेंजेस ट्रेडिशन, यानी कि एंटरप्रेन्योर जो थिंकिंग होती है वो हमारे ट्रेडिशंस को चैलेंज करती है। एंटरप्रेन्योर्स ओपन माइंडेड होते हैं, जो हर प्रॉब्लम को और चैलेंजेस को अपने नए तरीके से और नए आइडियाज़ के साथ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने बहुत सारे नए-नए सोशल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह स्टडी किया होता है। अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग वो उस प्रॉब्लम को देखते हैं, उसे सॉल्व करने का सोचते हैं। एंटरप्रेन्योर थिंकिंग कंबाइंस क्रिएटिविटी विद मार्केट इंटेलिजेंस, यानी कि वो अपनी क्रिएटिविटी से इमेजिनेशन करते हैं कि किस तरह की पॉसिबिलिटी जो है वो है मार्केट में। बट जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि वो अपने क्रिएटिव सॉल्यूशन को बैलेंस करते हैं मार्केट की इंटेलिजेंस के साथ। मतलब ऐसा भी ना हो ना कि कोई इंसान की कोई इतना ही ज़्यादा इनोवेटिव सोच ले, जो जितने इनोवेटिव की उस मार्केट में ज़रूरत ही नहीं है। Knowledge of the problem and their contributing various variable empowers entrepreneur to blend different concepts with different context and design a unique or differentiated strategy। यानी कि जो नॉलेज है प्रॉब्लम की वो और उनकी जो कंट्रीब्यूटिंग वेरिएबल एम्पावर्स होते हैं एंटरप्रेन्योर्स के, वो डिफरेंट कंसेप्ट को ब्लेंड करते हैं डिफरेंट कंटेक्स्ट के साथ और एक नया और बेहतरीन स्ट्रेटेजी जो है वो डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट इज एंटरप्रेन्योर थिंकिंग प्रैक्टिसेस ह्यूमिलिटी, यानी कि ह्यूमिलिटी क्या होता है? एंटरप्रेन्योर की थिंकिंग का जो मेन कोर एलिमेंट है वो है ह्यूमिलिटी। जो भी एंटरप्रेन्योर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो अपने खुद की टेंडेंसी को और सबको जो है चैलेंज करते हैं फ्यूचर डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट के लिए। एक सक्सेसफुल जो एंटरप्रेन्योर होता है वो परफेक्शन ऑब्सेसेस ओवर लर्निंग एंड रिकॉग्नाइज दैट दे कैन ऑलवेज डू बेटर। वो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि मैं इससे ज़्यादा इससे अच्छा कर सकता हूँ। उन्हें मतलब परफेक्शन से भी बेहतर चाहिए होता है। नए नई चीज़ें सीखने का ना उनमें ऑब्सेशन होता है। ऑब्सेशन का मतलब पता है ना आप सबको? सबको ही पता होगा यार। हाँ, हम लोग वो वाला ऑब्सेशन जानते हैं, जो हो जाता है ना किसी से किसी के प्यार में ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, जो ड्रामास में दिखाते रहता है, वो अलग ही लेवल का ड्रामा दिखाता है। उतने ड्रामेटिक ऑब्सेस्ड नहीं होते ये लोग कि किसी सीखने के लिए किसी को भी मार दो, किसी को भी काट दो, वैसा कुछ नहीं है। ऑब्सेस का मतलब है सिंपल ऑब्सेस होता है कि उन्हें नई-नई चीज़ें सीखने की लत होती है। एंटरप्रेन्योर थिंकिंग एम्ब्रेसेस रिस्क एंड फेलियर, उन्हें सब पता होता है कि ये वही बात फिर से आ गई कि उन्हें सब पता होता है कि उनके बिजनेस में क्या रिस्क आने वाला है, क्या चीज़ें आने वाली, वो सबको सोच कर उसका सोसाइटी पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है, क्या नहीं पड़ सकता है, वो सब सोच कर रखते हैं और कोशिश करते रहते हैं कि मैं फिर भी कोशिश करते हैं कि मैं इससे भी कुछ बड़ा करूँ, इससे भी कुछ अच्छा करूँ। एंटरप्रेन्योर थिंकिंग इज़ बिग, सिंपल बात है यार, उनकी थिंकिंग बड़ी है तभी वो हमसे आगे का सोच पाते हैं, नॉर्मल लोगों से अच्छा सोच पाते हैं। जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कोई नहीं दे पाता वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डायमेंशंस ऑफ इंटरप्रेन्योर्स, यानी कि इंटरप्रेन्योर के डायमेंशंस का मीन होता है कि कोई भी ऐसा एलिमेंट जो आर्टिकल या फिर अदर फिजिकल स्पेसेस। इंटरप्रेन्योर जो है वो बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है, हम सबको पता चल ही चुका है कि हम तीसरी क्लास है और आज तक हम सिर्फ इंटरप्रेन्योर पर ही अटके हुए हैं। ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है और आज भी ये ख़त्म नहीं होगा। अभी ये बहुत लंबा कंसेप्ट है, अभी तो ये चलेगा और लंबा। फिर भी आज हम डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। तो मेन जो 6 क्रिटिकल डायमेंशंस हैं इंटरप्रेन्योरशिप के, फर्स्ट स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन। ये डायमेंशन जो है वो मेनली अपॉर्चुनिटीज़ और बिजनेस स्ट्रेटेजी पे फोकस करता है, जिससे जो ग्रोथ और डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो अब अचीव कर सके। नेक्स्ट वन, कमिटमेंट टू अपॉर्चुनिटीज़। हमने अब अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई कर ली, बट उसके बाद हम इंश्योर करते हैं कि हम उस अपॉर्चुनिटीज़ को लॉन्ग टर्म रखें, उसकी तरफ डेडिकेटेड रहें। यानी कि कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिया आपने, बट अब आपने को उस तरफ
बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा है। आप सोच रहे हो छोड़ दो उसको, नहीं, उसकी तरफ डेडिकेटेड रहो, उस पर ध्यान देते रहो, तभी सब सही होगा। नेक्स्ट, कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ये एक कमिटमेंट प्रोसेस है विच इंश्योर्स मैक्सिमम रिजल्ट by utilizing a minimum resource pool and also taking into consideration the risk associated with its process। यानी कि कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेज का इसमें मेन ये रोल है कि वो इंश्योर करता है कि जो रिजल्ट्स हो वो ज़्यादा हो, बट रिसोर्सेज का जो यूज़ है वो कम हो। नेक्स्ट वन, रिसोर्स कंट्रोल। दिस डायमेंशन एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से जो एंटरप्रेन्योर है वो इनफ जो है वो रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज करे इस पॉइंट तक कि जिसका मैक्सिमम आउटपुट आए बिना बिना गलत तरीके से या बर्डन लिए हुए एंटरप्राइज पर। यानी कि पहला तो हो गया कमिटमेंट रिसोर्स की तरफ, वो अलग चीज़ होती है, वो ये ध्यान देना होता है कि कोई भी रिस्क जो हो इस प्रोसेस में ना आए। बट रिसोर्स कंट्रोल का मतलब क्या है कि रिसोर्स को इस तरह से यूज़ करना है कि वो हमारे ऊपर यानी एंटरप्रेन्योर जो है कंपनी का उसके ऊपर बर्डन ना बन जाए। उसके लिए ये ना हो जाए कि उसने रिसोर्स तो इतना यूज़ कर लिया है बट उसका आउटपुट उतना, उसका रिजल्ट वैसा नहीं आया है। मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, ये डायमेंशन जो है वो एक्सप्रेस करता है कि जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, फिक्स्ड और फिक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें सबको पता है कि जो बिजनेस है वो चेंज होती रहती है, तो चीज़ें भी चेंज होती रहती होंगी, उसकी मैनेजमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज करना पड़ेगा समय समय पर। तो ऐसे में वो जो स्ट्रक्चर है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कोई फिक्स्ड नहीं होना चाहिए कि ऐसा हो तो ऐसा ही हो, नहीं, समय समय चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी होता है। रिवॉर्ड फिलोसफी, जो एंटरप्रेन्योर सेटअप होता है ना उसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए कि उन्हें ना समय समय पर रिवॉर्ड वैल्यू और रिवॉर्ड सिस्टम रखना चाहिए, जिससे क्या होता है ना जितने भी टीम मेंबर्स होते हैं वो भी मोटिवेट होते हैं, उन्हें भी लगता है कि हाँ हमें हमारी इंटरप्राइज के लिए बहुत कुछ करना होगा, इसी तरह हमारी जो है वैल्यू भी बढ़ेगी और हमारे हमारा जो भी कंपनी और बिजनेस है वो भी डेवलप करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप। इसका हम मेन डिस्कशन आज कर लेते हैं बट डिटेल में हम ये कल पढ़ेंगे। तो अब तक हमने जो पढ़ा था वो एंटरप्रेन्योरशिप था, अब ये इंट्राप्रेन्योरशिप है। ये होता क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा सिस्टम है जो अलाउ करता है एम्प्लॉय को एंटरप्रेन्योर की तरह काम करने के लिए कंपनी के अंदर या फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में। एंटरप्रेन्योरशिप improves the economic and financial performance of the company by applying a more efficient use of the resources and by using a suitable motivational system for its employee। इसका मतलब क्या है ना कि इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे कंपनी का एम्प्लॉय है, जो भी बेस्ट एम्प्लॉय है, वो कंपनी के इंटरप्रेन्योर की तरह एक्ट करे, वो भी सारे प्रॉब्लम्स को उसी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करे जिस तरह से जो है इंटरप्रेन्योर करते हैं। इससे क्या होता है ना, पहला तो हमारे जो भी एम्प्लॉयज़ हो उनके मन में मोटिवेशन जगता है, उन्हें भी पता चलता है कि हाँ भाई इंटरप्रेन्योर बनना कितना मुश्किल है, उन्हें पता होता है कि उनके बॉस की कितनी प्रॉब्लम्स होंगी। जब कोई आपकी कहता है ना कि जब जिस सिचुएशन में आता है तभी वो दूसरे इंसान की सिचुएशन समझ सकता है। किसी के भी पास कोई भी प्रॉब्लम है, जब तक आप उसके सेम जगह पर नहीं होगे ना, उसकी पोजीशन में नहीं होगे, तब तक आप ये नहीं समझ पाओगे कि वो कितनी प्रॉब्लम है, और तब तक आप ये नहीं समझ पाओगे कि उसने उस वक्त क्या किया आपके लिए। तो इसीलिए कहते हैं कि एक बार अगर जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जब वो अपने बॉस की जगह पर आएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि बॉस ने क्या क्या किया, और इस तरह से वो भी मोटिवेट होगा कि हाँ मुझे अभी अब करना होगा ताकि ऐसी प्रॉब्लम आगे जाकर ना आए। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम इससे आगे कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे अगर आप लोग मांगेंगे तो। अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो मैं भी शेयर नहीं करूंगी। बेवजह मैं शेयर क्यों करूँ जब आप लोगों को ज़रूरत ही नहीं है तो। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है मेरा कंटेंट तो। इतना ही कह सकती हूँ, फोर्स तो नहीं कर सकती। ठीक है, फिर आज के लिए इतना। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।